गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत का संविधान नामक शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जाने कि संविधान होता क्या है। संविधान को साधारण से शब्दों में अपन कह सकते हैं कि संविधान मतलब नियमों का संग्रह है। तो किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे छोटी से छोटी संस्था हो, उस संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हमारे देश की शासन व्यवस्था हो या किसी छोटी सी भी संस्था, चाहे अपने स्कूल की संस्था हो, उस संस्था को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और जब उन नियमों को सब नियमों को एक जगह संग्रहित किया जाता है तो उस संग्रहित चीज संविधान के रूप में हमारे सामने है। वही है कि संविधान नियमों का संग्रह है। संविधान नियमों का संग्रह होता है। यानी क्या कह सकते हैं अपन संविधान की परिभाषा कि संविधान क्या है? तो संविधान नियमों का संग्रह है। कि संविधान क्या है? कि संविधान नियमों का संग्रह है। वो नियम कौन से? तो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उस संस्था की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उन नियमों को जब संग्रहित करते हैं तो उस संग्रह को हम संविधान कह सकते हैं। अब संविधान निर्माण की आवश्यकता कि भारत का जब संविधान बना तो भारत के को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। और भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद भारत को अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ी और उसके पास वो नियम थे। तो हम जो पुराने नियम जो चल रहे थे, अंग्रेजों की व्यवस्था से जो चल रहे थे, उन्हीं नियमों को या अपने कुछ टेम्परेरी नियम जोड़ के उन्हीं को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे गाड़ी अपनी थी और उसमें जो पहिए थे वो अंग्रेज थे। इसी बात को ध्यान में रखकर कि हमको अपने स्वयं के नियमों की भी आवश्यकता है, स्वयं के नियमों के हिसाब से हमारी संप्रभुता खुद की हो गई, भारत की संप्रभुता खुद की हो गई, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, तो भारत को नियम भी स्वयं के ही मिलने चाहिए। इसलिए हमको संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी, उस नियमों के संग्रह की आवश्यकता। इतना बड़ा देश और विभिन्नताएं लिए हुए देश, भौगोलिक रूप से विभिन्नता लिए हुए, सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता लिए हुए, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहने वाले, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ निवास करने वाले, इन सब लोगों को एक रूप में बांधकर ऐसे नियमों का निर्माण करना जो इन सब लोगों के लिए पूरे हो, जो उनकी आवश्यकता हो, आवश्यकता पूरी करे, ऐसे नियमों को बनाने की आवश्यकता। एक एक नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि कहीं किसी धर्म विशेष के साथ, क्षेत्र विशेष के साथ, पंथ विशेष के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो। इसलिए जो हमारी अंतिम सरकार थी, उस सरकार के जो हमारे महान नेता थे, इस बात को वो भी अच्छी तरह समझते थे कि जो भी हम अपने संविधान बनाएंगे, जो भी उन संविधानों में नियमों का समावेश करेंगे, उन सारे नियमों पर एक एक बात पर सोच समझ के विचार करने के बाद तब उन नियमों को हम अपने संविधान में स्थान देंगे। इसलिए काफी उसमें गहन अध्ययन की जरूरत थी उन नियमों को बनाने के लिए।
इसलिए हमारी संविधान सभा की एक आवश्यकता हमको पड़ी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा का गठन होने के बाद दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन होने के बाद दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई, और उस बैठक में भारत के संविधान को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से आगे उसको अस्तित्व में लाया जाएगा, उस बात पर विचार हुआ। इस बैठक के जो अध्यक्ष थे बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और इस संविधान को निर्माण करने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग समितियां बनाई गई, और इसकी एक समिति थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के ही कारण इनको भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। कि भारत के संविधान निर्माता कौन थे? टाइप का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान निर्माता कौन थे? तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो आप लिखेंगे। अब संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया, और संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया, और इस कार्य को करने के बाद उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण, एक लिखित अवस्था में हमारा संविधान आया। तो संविधान को, भारत के संविधान के बारे में बहुत ज्यादा जानने से पहले मैं संविधान के बारे में बता दूंगा, क्योंकि संविधान दो प्रकार के, संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला संविधान अलिखित संविधान। इस तरह का जो संविधान होता है लिखित अवस्था में नहीं होता, अलिखित अवस्था में होता है, जो मुख्यतः अभिसमय, परंपराओं, रीति रिवाजों इन पर आधारित होता है। ये जो अपनी परंपराएं, रीति रिवाज है, जैसे हम कभी बोलते नहीं है, जो भी हमारे वर्षों से पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज है, ये लिखी हुई थोड़ी है, पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में इस तरह से हस्तांतरित होती जाती है, और लोगों को या वो चीज ध्यान देती है। तो उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं रीति रिवाजों को या अभिसमयों को
ब्रिटेन में उसको अभी समय कहा जाता है, तो उस अभी समयों को संविधान में दर्जा दे दिया जाए। अब वही कानून का रूप धारण कर लेते हैं, वही परंपराएं, वही अभी समय कानून का रूप धारण कर लेते हैं। अलिखित अवस्था का जो संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह अभी समय पर आधारित है और अलिखित अवस्था में संविधान। दूसरा जो संविधान होता है वो है लिखित संविधान। जो पूरी तरह से लिखित रूप में होता है, लिखा हुआ संविधान होता है, जैसे भारत का संविधान या अमेरिका का। ये संविधान लिखित अवस्था में है और इसमें जो भी नियम है या जो भी कानून है पूरी तरह से लिखित रूप में इनका संचालन यहाँ पे किया जाता है, उन्हीं नियमों को पालन किया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट किया और संविधान निर्माण के कार्य में उसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय उसको संविधान बनाने में लगा। अपने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक और कठोर परिश्रम से, जहां एक एक बात पर, एक एक के नियम पर कई तरह के वाद विवाद होते थे, कई तरह के उसके हर पहलू पर, हर परिस्थिति के अनुसार उसको देखा जाता था। उसके बाद जब सारी जगह से वो नियम संविधान निर्माता के जो हमारे संविधान निर्माता के जो सदस्य थे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते, तब उस नियम को संविधान में दर्जा दिया जाता था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम से के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। अब एक छोटा सा प्रश्न बच्चों आपके मन में उठेगा कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो इसका कारण ये है कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब हम अपनी आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, और उस संघर्ष के दौरान ही 1930 26 जनवरी 1930 को जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर हमारा स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। कि उन्होंने अंग्रेजों ने बता दिया था कि 26 जनवरी के दिन हम आजाद होंगे, आज से ये हमारा स्वतंत्रता दिवस। आजादी का संघर्ष चल रहा था और उस समय ये बात रखी गई थी कि जब भी आजाद स्थिति परिस्थितियां अनुकूल होंगी, देश की आजादी की व्यवस्था के हिसाब से चलेंगी, उस दिन जब हमको आजादी मिलने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तब हम 26 जनवरी के दिन अपनी आजादी। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा, परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनी कि 15 अगस्त
1947 के दिन भारत आजाद हुआ। जिस दिन भारत आजाद हुआ वो दिन तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण महान दिवस बन गया। जो हमारे आजादी के वीर सिपाही थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि 26 जनवरी के दिन में स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था 1920 में ही, आजादी की लड़ाई के दौरान ही। इसलिए इस 26 जनवरी के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, जिसका हमारी शुरू से हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि इस दिन को हम इम्पोर्टेंट बनाएं, उसी दिन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी का दिन भी भारत में महत्वपूर्ण दिन बन गया और एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में इसको मनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये दिवस भी हमारे संविधान सभा के अथक मेहनत और परिश्रम का दिन था, इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और 26 नवंबर का दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में इसको मनाने लगे। अब बात करते हैं हम भारत के संविधान। भारत के संविधान के महत्व के संबंध में भारत के जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका एक कथन मेरे को याद आ रहा है कि उन्होंने भारतीय संविधान के महत्व के संबंध में कहा था कि मैं अनुभव करता हूं कि भारत का संविधान कार्य संचालन के योग्य, लचीला और युद्ध काल और शांति काल दोनों समय देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य रखता है। कि भारत का संविधान कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है, परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे युद्ध काल की हो चाहे शांति काल की हो, दोनों ही समय वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का सामर्थ्य भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। कि युद्ध काल और शांति काल दोनों समय देखेंगे। युद्ध काल और शांति काल दोनों में भारतीय संविधान इतना सक्षम है कि वो भारत की एकता को बनाए रख सकता है। भारत की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान है। अब भारत के जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। अपने आप में एक विलक्षण संविधान बना, अनूठा संविधान बना और विश्व के एक अच्छे संविधानों में भारत की गिनती। भारत के संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों से अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में लिया, हमारे संविधान में उनको शामिल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्व के अन्य संविधानों से या अन्य जगहों से जो भी हम जिन बातों को हमने अपने संविधान में शामिल किया, उन बातों को हमने हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से, हमारे देश की जो स्थिति थी उस हिसाब से शामिल किया। ऐसा नहीं कि ऐसे चीज हमने हमारे संविधान में लाया, उसमें कुछ परिवर्तन करना था,
वो करना था कि हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार किस हिसाब से ये व्यवस्था भारतीय संविधान में ठीक रहेगी। तो उस परिवर्तन को हमने किया, तब उन बातों को हमारे संविधान में कुछ बातें भारतीय संविधान सभा ने उन बातों को शामिल किया भारत के संविधान में, जो बातें हमारे देश की आजादी के गौरव, हमारी परंपराओं और जो हमारी संस्कृति, एक अनूठी महान संस्कृति, उस संस्कृति का के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन तथ्यों को भी हमारे संविधान में शामिल करना जरूरी था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने उन सब बातों को भारत के संविधान में शामिल, उन सब बातों को शामिल करने के बाद भारत का संविधान एक अद्भुत विलक्षण दस्तावेज के रूप में सामने। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी हमारी संविधान सभा की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य उन्होंने भारतीय संविधान सभा में किया, वैसे तो हमारा संविधान काफी बड़ा संविधान था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संविधान सभा ने उसमें एक व्यवस्था रखी, जिसको इस बात को काफी उनकी इस व्यवस्था से उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है। हमारे संविधान निर्माता वो जानते थे कि जो संविधान आज हम बना रहे हैं, आने वाले टाइम पे भारत की परिस्थितियां वैसी नहीं रहेंगी, परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शाश्वत है। तो आने वाली परिस्थितियों के में भी ये संविधान सफल रहे, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कि अगर हमको परिस्थिति के अनुरूप या आवश्यकता अनुसार भारतीय संविधान में जो संशोधन करना है, तो हम वो संशोधन भारतीय संविधान में कर सकते। उसी संशोधन की व्यवस्था के कारण आज जो भारत का संविधान है, एक जीवंत दस्तावेज, यानी कि आज से जिस चीज का निर्माण 70 साल पहले हुआ, वो चीज आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी तब से लेकर वो चीज चलती हुई आ रही है, हमारे लिए कारगर है। तो इसका मतलब क्या कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जिसने देश में काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपने में परिवर्तन किए और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल दिया। यही कारण है कि भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे। अब तक भारतीय संविधान में लगभग 101 संशोधन हो चुके। यही कारण है बच्चों की भारत का संविधान अपने आप में काफी विशेषताएं लिए हुए हैं। हम आपको भारत के संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं। भारत के संविधान की विशेषता कि भारत का संविधान क्या क्या विशेषताएं लिए हुए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में नजर आती है, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है भारत के संविधान की, जो भारत का संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। मतलब कि भारत
के शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। कि जब संविधान बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी प्रस्तावना जो बनाई थी, उस प्रस्तावना में साफ कहा गया है कि भारत की जनता इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मकृत करती है। यानी अंतिम शक्ति, शासन की जो अंतिम शक्ति है, वो शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। यानी भारत की जनता भारत की संप्रभु है। तो इसकी दूसरी विशेषता है, भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है, वो विशेषता है इसकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान की या किसी भी व्यवस्था के बारे में उसका सार रूप कह सकते हैं कि जो जो उसके महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों का समावेश प्रस्तावना में किया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी भारत के जो संविधान के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों का तो समावेश किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की राजनीतिक कुंडली का, के.एम. मुंशी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की राजनीतिक कुंडली का। भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए, जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसकी जो अगली जो विशेषता है वो है लिखित एवं निर्मित संविधान। क्लास के प्रारंभ में भी मैंने बताया था कि भारत का संविधान लिखित अवस्था में है। इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 कि इसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस समय अवधि में भारतीय संविधान सभा ने एक काफी अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। अगली जो इसकी विशेषता है वो है विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारत के संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसके जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, इसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और इन अनुच्छेदों मैंने जैसे बताया कि एक संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान में रखी गई है कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है और उन परिवर्तनों में धीरे धीरे जो परिवर्तन होते थे, अभी तक मैंने आपको बताया ऐसे एक संशोधन हो चुके हैं। तो इन अनुच्छेदों में A, B, C, D करके जोड़ा गया और जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो विश्व के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा अनुच्छेद
की संख्या है। और जैसे जैसे इसमें ए बी सी डी जोड़ा गया तो वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 475 तक है इनकी संख्या। लेकिन अपन मूल संविधान की बात कर रहे हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इसके 22 भाग हैं और 12 अनुसूचित। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता आती है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है जहां राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रधान का होता है और उसकी समस्त शक्तियों के जो प्रयोग या उसको उसके कार्य में हेल्प देने की एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होता है। उसकी शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। अगली जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को एक सम्मानपूर्वक, क्योंकि हमने अभी पहले भी कहा था कि संप्रभुता है, जो संप्रभु शक्ति है वो भारत की जनता। इसलिए भारत की जनता को भारतीय संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार, मूल अधिकार प्रदान किए। ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। इनकी मूल संविधान में इनकी संख्या 7, जिसमें फर्स्ट समता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सेवन संपत्ति का। हमारा जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में ये 7 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाकर उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और वर्तमान में जो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे। सबसे पहला अधिकार आता है समता का।
या समानता का, कि भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ भारतीय है, उसको क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता। तो पूरी तरह से उसको समानता का दर्जा दिया गया है। दूसरा जो अधिकार है अपना, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, कि भारत के नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसको अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। इन पे किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके अलावा भी अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, ये कुछ संविधान ने ऐसे माध्यम बनाए हैं जिनके माध्यम से स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर किसी व्यक्ति का जैसे बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी ये चीजें होती है, तो उस समय ये शोषण के विरुद्ध अधिकार काम आता है। ये शोषण का विरुद्ध अधिकार किसी के भी शोषण को, भारत के किसी भी नागरिक के शोषण को होने से रोकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक मामलों में पूरी तरह से भारतीय संविधान ने अपने को तटस्थ रखा है। भारत ने ना तो किसी धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया है, इसलिए धार्मिक रूप से उन्होंने अपने नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है। वह चाहे किस धर्म को माने, चाहे किस धर्म की उपासना करें, राज्य की तरफ से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह का कोई दखल नहीं दिया जाए। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति का पालन करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, यह अधिकार भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को। अंतिम जो अपना अधिकार है वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अधिकार अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि आप भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसे मानते हैं, तो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर कोई मेरे से भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में या महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में पूछता है, तो मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की ओर संकेत करना चाहूंगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है वो होता है कि ऊपर जो वर्णित अभी जितने भी अधिकार थे, उन अधिकारों में का शोषण भारत के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा, संस्था के द्वारा, इवन कि खुद राज्य के द्वारा अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। और न्यायालय का ये कार्य रहेगा कि वो उसको, व्यक्ति को उन अधिकारों को वापस देगा। यानी कह सकते हैं कि अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार वास्तव में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अधिकार है। ये अधिकार भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन यहाँ पे रहता है। तो ये हमने कुछ भारत के संविधान के बारे में पढ़ा, भारत की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हालांकि पूरी विशेषताएं यहाँ पे इस क्लास में आनी पड़ी है। अगली क्लास में हम बाकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप एक निश्चित समय में आप मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन संविधान की विशेषताओं का आप अध्ययन करें। जो भी परेशानी हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट